नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल सैनी न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा प्रकरण है ये है संधि। संधि के प्रति जो आपके मन में डर पैदा हुआ है, डर बैठा हुआ आपके मन में कि संधि तो बहुत कठिन है, ये तो समझ में नहीं आती है, ये तो बहुत हार्ड है, मैंने कई बार पढ़ लिया, याद ही नहीं होती है। मित्रों, मेरा मानना ये है संधि हिंदी व्याकरण का सबसे सरल टॉपिक है। आपको कठिन क्यों लगती है, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। या तो आपको किसी ने ठीक से पढ़ाया नहीं है, या आपके मन में डर बैठा हुआ है, आपकी साइकोलॉजी बन चुकी है ये तो कठिन है। आप किसी भी काम के प्रति अगर साइकोलॉजी बना लोगे कि ये तो सही नहीं है, ये तो कठिन है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, अवश्य ही आपसे नहीं होगा। और आप साइकोलॉजी पॉजिटिव बनाओगे, इसको तो मैं कर दूंगा, बहुत सरल है, कठिन से कठिन काम अवश्य ही हो जाता है। तो मित्रों, हम बात कर रहे हैं संधि की। सबसे पहले देखिएगा, संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों को मिलाने पर जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही संधि कहते हैं। मित्रों, दो वर्णों को जोड़ रहे हैं, जोड़ना संधि नहीं है, जोड़ने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। देखिएगा, यहां मैं बात कर रहा हूं युग प्लस में अंतर, युग प्लस में अंतर। अब यहाँ दो वर्ण कौन से लेंगे ये भी ध्यान रखना है मेरे मित्रों। संधि में प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि, संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेते हैं। समझने की प्रक्रिया, समझने का प्रयास करें। संधि में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस में दूसरा कौन सा जोड़ते हैं, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, संधि जब हम दो वर्णों को जोड़ते हैं, दो शब्द होते हैं और शब्दों के वर्ण लेते हैं। क्या लेते हैं जी? वर्ण। यहां देखिए, संधि प्रथम शब्द का तो अंतिम वर्ण है। संधि में प्रथम शब्द का क्या लेंगे जी? अंतिम वर्ण। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेंगे और दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेंगे। अब देखो जी, ये युग है, युग में जो अंतिम शब्द है, वर्ण है, वो क्या है जी? ए। ये प्रथम शब्द है और प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है जी? ए। ग में से किसकी ध्वनि आ रही है जी? ए की। इधर बात करते हैं, दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है जी? ए, यानी ए है। इन दोनों को मिलाकर के जो बनेगा वो क्या बनेगा जी? आ। अनुस्वार ऐसे कैसे लगाते हैं? अब देखिए मेरे मित्रों, यानी युगांतर, यानी ये जो आ की ध्वनि है ग में चली जाएगी और बनेगा क्या जी? ये युगांतर। क्या बनेगा जी? युगांतर। युग प्लस में अंतर। इसके बाद में दूसरी बात हम सुनते हैं कि संधि, अगर मान लीजिए दो वर्णों को जोड़ने पर विकार उत्पन्न हो रहा है तो संधि है। दो वर्णों को जोड़ने पर अगर विकार उत्पन्न नहीं होता है तो संयोग हुआ। दो वर्णों को जोड़ने पर विकार उत्पन्न होता है तो संधि। क्या कहेंगे जी? संधि। और दो वर्णों को जोड़ने पर जब विकार उत्पन्न नहीं हो तो क्या कहेंगे? उसे संयोग। जैसे युग बोध, युग बोध। मित्रों, यहां पे हम जोड़ रहे हैं युग को और बोध को, और जोड़ने पर इसका जो प्रथम वर्ण है, अंतिम वर्ण जो क्या है जी? ए, इसका क्या है जी? बै। दोनों को जोड़ने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जोड़ने पर भी क्या बना ये शब्द? युग बोध। तो आप ये कह सकते हैं युग बोध में कोई संधि नहीं है। क्या है जी? संयोग। संधि और संयोग में पुनः अंतर समझ लीजिए। जब दो वर्णों को जोड़ने पर कोई विकार उत्पन्न हो तो क्या होता है दोस्तों? संधि। और जब दो वर्णों को जोड़ने पर विकार उत्पन्न नहीं हो तो क्या होगा दोस्तों? संयोग। तो युग बोध में क्या है? संयोग।
और युगांतर में क्या है, संधि। बात करते हैं मित्रों, आपके सामने एक उदाहरण है मुक्तावली। मुक्तावली, अब यहां देखिएगा, इसके लिए विकल्प है ए में मुक्त प्लस में अवली, बी में मुक्ता प्लस में आवली, सी में मुक्ता प्लस में अवली, डी में मुक्त प्लस में आवली। अब आपसे पूछा जाएगा कि मुक्तावली का विच्छेद क्या होगा, मुक्तावली का विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है मुक्त प्लस में अवली, मुक्ता प्लस में आवली। अवली का दोस्तों एक पंक्ति में कह सकता हूं, और यहाँ मुक्ता प्लस में अवली है और मुक्त प्लस में आवली है। तो इसका जो आंसर है, सही आंसर मुक्ता प्लस में अवली, मुक्ता प्लस में अवली। अवली का अर्थ होता है, यहाँ पंक्ति से लेते हैं, और मुक्ता जो मान लीजिएगा जैसे हार वगैरह बनाते हैं, माला वगैरह बनाते हैं फूलों की, तो उन फूलों की पंक्ति बना देते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं जी, पंक्ति बना देते हैं। क्या बन जाता है वो, मुक्ता प्लस में अवली। लेकिन पंक्ति को संस्कृत में आवली भी कहते हैं, पंक्ति को संस्कृत में आवली भी कहते हैं और अवली भी। तो ये दोनों सही हो सकते हैं, मुक्ता प्लस आवली भी सही है और मुक्ता प्लस में अवली भी सही है। दोस्तों संधि और संयोग के बारे में आप समझ चुके हैं। संधि के तीन भेद हैं, संधि के तीन भेद हैं, संधि के तीन भेद हैं। यानी हिंदी में जो संधि है कितने प्रकार की जी, तीन प्रकार की। कौन कौन सी, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। दोस्तों बिल्कुल सरल बात है, समझने का प्रयास करें। बात क्या है देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पे कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ वर्ण से मेरा तात्पर्य है स्वर, व्यंजन और विसर्ग। पुनः सुनो मेरे मित्रों, मैं ये कह रहा हूं, सभी परिभाषा में यही कहते हैं, दो वर्णों से उत्पन्न, दो वर्णों को मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यहाँ वर्ण से मैं तात्पर्य क्या ले रहा हूं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक से सुनना, अगर मान लीजिए यहाँ स्वर है, क्या है जी, स्वर, और इधर भी क्या है जी, स्वर है, और इस स्वर में विकार उत्पन्न होता है, पहले वाले स्वर में विकार उत्पन्न होता है। अगर स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि होगी, स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो स्वर संधि होगी, और व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है, व्यंजन में विकार उत्पन्न होता है तो व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग में विकार उत्पन्न होता है तो क्या होगी जी, विसर्ग संधि। मान लीजिए दोस्तों, जब मेल करते हैं तो स्वर में कोई परिवर्तन हो रहा है, जब दो वर्णों को मिला रहे हैं और स्वर में कोई परिवर्तन हो रहा है तो कौन सी संधि होगी, स्वर संधि। अगर व्यंजन में कोई परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है तो कौन सी होगी, व्यंजन संधि, और विसर्ग में हो रहा है तो विसर्ग संधि। देखिए जैसे यहां मैं बात करता हूं मेरे मित्रों, व्यंजन की जब बात करता हूं, जैसे जगत प्लस में ईस कह रहा हूं, मान लीजिए मैं जगत प्लस में ईस, ये पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है, और जब इसको जोड़ने पर सबको पता है क्या बन गया है जी, जगदीश बन गया। बहुत पुराना उदाहरण है, क्या बन गया है जी, जगदीश। अब बात ये करेंगे कि विकार किसमें उत्पन्न हुआ है, व्यंजन में। भाई ये स्वर तो ऐसे कैसे है, विकार किसमें उत्पन्न हुआ है, परिवर्तन किसमें हुआ है, व्यंजन में, तो कौन सी संधि हुई है, व्यंजन संधि। अगर स्वर में विकार उत्पन्न होता तो स्वर संधि, और विसर्ग में विकार उत्पन्न होता तो विसर्ग संधि। जैसे मान लीजिएगा दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं पे सर प्लस में जय, सर प्लस में जय, और क्या बना दिया अपन ने, सरोज। विकार किसमें उत्पन्न हुआ है यहाँ पे, विसर्ग, विकार किसमें उत्पन्न हुआ है यहाँ पे, विसर्ग में, तो कौन सी संधि होगी जी, ये विसर्ग संधि।
पुनः सुन लीजिएगा, स्वर में विकार उत्पन्न हो तो स्वर संधि, व्यंजन में विकार उत्पन्न हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में विकार उत्पन्न हो तो विसर्ग संधि। संधि कितने प्रकार के दोस्तों हिंदी में? तो 3। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्वर संधि। स्वर संधि, अभी मैंने छोटे से शब्दों में आपको कहा है, अगर स्वर में विकार उत्पन्न होता है तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। स्वर प्लस में स्वर, स्वर से स्वर का मेल है और इनमें विकार उत्पन्न होता है तो कौन संधि होगी जी? स्वर संधि। स्वर प्लस में स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसमें स्वर संधि होती है। स्वर प्लस स्वर का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसमें स्वर संधि होती है। कौन सी संधि होती है जी? स्वर संधि। अब बात करते हैं मित्रों, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि जो है इसके 5 उपभेद हैं। कितने उपभेद हैं जी? 5। कौन कौन से देखिएगा? स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, और नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादी संधि। पुनः सुने मेरे मित्रों, स्वर से स्वर के मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसमें स्वर संधि होती है, और विकार उत्पन्न नहीं होगा तो संयोग कहलाता है। स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। मित्रों, हम सर्वप्रथम जो बात करते हैं आज की जो क्लास में यण संधि पे चर्चा कर रहे हैं। किस पे चर्चा कर रहे हैं जी? यण संधि पर जो है। मित्रों, जहां तक मेरा अनुभव है, अगर परीक्षा में स्वर संधि में से प्रश्न बनते हैं तो 99% जो है यण संधि में से बनते हैं। और यण संधि जो है बहुत ही सरल है समझने पर। अगर समझ में आ जाती है, एक अच्छा प्रयास मैं आपके लिए करता हूं, अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए बहुत ही सरल हो जाती है। देखिएगा, संस्कृत में य, रे, ले, वे को यण कहते हैं। संस्कृत में य, रे, ले, वे को यण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यण। देखिएगा, स्वर जो है इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, मूलतः स्वर में विकार उत्पन्न जो होगा वो स्वर में ही होता है, यानी स्वर का परिवर्तन स्वर में ही होता है। लेकिन यण संधि में स्वर का परिवर्तन स्वर में न होकर के य, रे, ले, वे में होता है। यण संधि में, सुनना ध्यान से मेरे मित्रों, स्वर संधि में मूलतः स्वरों का परिवर्तन स्वरों में ही होता है, यानी स्वर कोई सा भी है वो मान लीजिए दूसरे स्वर में बदल जाता है। लेकिन यण संधि में स्वरों का परिवर्तन जो होता है य, रे, ले, वे में होता है। किसमें होता है जी? य, रे, ले, वे में होता है। कैसे देखिएगा, आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा ई, और य का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। ई और य का उच्चारण स्थान क्या है जी? तालु। इसलिए ई का परिवर्तन तो किसमें होता है? य में।
ऊ, ऊ का जो उच्चारण स्थान है ये क्या है जी, ऊ के साथ में बात करूं तो मान लीजिएगा यहाँ आपका वे आ जाता है, ये क्या है जी, ओष्ठ से। किससे जी, ओष्ठ से। अर्थात इनका उच्चारण स्थान भी नजदीक है, आपस में जो है सेम तो नहीं है, नजदीक है। इसके बाद में री और रे का उच्चारण स्थान भी क्या है जी, नजदीक है। और संस्कृत में आपने लिरी पढ़ा होगा, ये हिंदी में नहीं चलता है, संस्कृत में चलता है। लिरी का परिवर्तन किसमें हो जाता है जी, लैम। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, यण संधि में ई का परिवर्तन तो ये में होता है, ऊ का परिवर्तन वे में होता है, और री का परिवर्तन रे में होता है। और ये लिरी जो चलता है संस्कृत में चलता है, लिरी का परिवर्तन किसमें होता है जी, ले में होता है। तो यहाँ स्वर का परिवर्तन स्वर में न होकर के किसमें हो रहा है जी, ये रे लेवे में। आगे बात करते हैं मेरे मित्रों, मेरा संधि समझाने का सबसे जो तरीका है वो निराला है, सबसे भिन्न है, सबसे अलग हट करके है। बात हम यहाँ करते हैं दोस्तों संधि, और एक होता है दोस्तों विच्छेद। इन दोनों को समझ लेते हैं, इसके बाद हम सीधा सा यण संधि पे चर्चा कर रहे हैं। संधि क्या होता है, जोड़ना। संधि का अर्थ है मिलाना, मेल करना, तो क्या होगा जी, संधि। जब उनका मिलाप कर रहे हैं, पास पास ला रहे हैं, तो क्या है जी, वो संधि है। और विच्छेद का मतलब अलग अलग। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नारी प्लस में उचित, नारी प्लस में उचित, तो ये क्या है, विच्छेद है। क्या है जी, ये विच्छेद। अलग अलग है, नारी अलग है, और उचित क्या है जी, अलग है। तो क्या हुआ जी, ये विच्छेद दे रखा है आपके सामने, क्या दे रखा है जी, विच्छेद। और कहेगा इसकी संधि करो, इसकी संधि करो। तो संधि का मतलब क्या है जी, इनको पास पास लाएंगे, उनको मिला देंगे, और क्या बना देंगे जी इसको दोस्तों, इसको बना देंगे नार्योचित। क्या बना देंगे जी, नार्योचित। ध्यान रहेगा जी, क्या बना देंगे, नार्योचित जो। अब ध्यान से सुनना जी, अब ये क्या है, ये संधि है। क्या है जी, संधि। क्या है जी, ये संधि। तो आपसे क्या पूछेगा, इसका विच्छेद पूछेगा कि विच्छेद करो। क्या करो जी, विच्छेद। तो विच्छेद कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आज तक आपने केवल जोड़ने के नियम देखे होंगे कि भाई संधि कैसे में करें, मान लीजिएगा मैं आपको विच्छेद के भी नियम बताऊंगा कि विच्छेद कैसे करें। यण संधि, यण संधि दोस्तों, परीक्षा में कोई प्रश्न आ गया है, आप कैसे पहचानेंगे कि इस शब्द में यण संधि है, इस शब्द में यण संधि है। तो ध्यान देना, यह वैसे पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण, यह वैसे पहले आधा वर्ण। आधे वर्ण से मेरा तात्पर्य है स्वर रहित। यह वैसे पहले आधा वर्ण या किसी भी शब्द के मध्य में, या किसी भी शब्द के मध्य में त्रय हो तो यण संधि होती है। ठीक से देखना दोस्तों, परीक्षा में हम कैसे पहचानेंगे कि इस शब्द में यण संधि है। तो मैंने सरल तरीका आपको दिया है यण संधि को पहचानने के लिए। यह वैसे पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण तो मतलब स्वर रहित, कभी भी कहीं भी कैसे भी अगर आपको यह से पहले या वैसे पहले आधा वर्ण मिलता है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। या किसी भी शब्द के मध्य में त्रय हो, क्या हो जी, त्रय, तो दोस्तों यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है जी, यण संधि। ये तो जो मैंने आपको पहचान बताई है किसकी, संधि की। संधि से मेरा तात्पर्य है अगर परीक्षा में आपके पास में मिला हुआ शब्द आता है, संधि आता है, जुड़ा हुआ शब्द आता है, तो आप ये पहचान कर लेंगे कि यह वैसे पहले आधा वर्ण दिख जाएगी, यण संधि, या शब्द के मध्य में क्या दिख जाएगा जी, त्रय, तो कौन सी संधि जी, यण संधि। देखो दोस्तों उदाहरण देखिएगा, अन्वेषण,
अन्वेषण आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे पहले आधा वर्ण, वैसे पहले आधा वर्ण, तो यण संधि। अभी आपको सिर्फ पहचानना सिखा रहा हूं। मान लीजिएगा ये पर्यावरण है, क्या है जी दोस्तों, पर्यावरण। यहां वैसे जैसे पहले आधा वर्ण, ऊपर लगने वाला आधा होता है और जिस वर्ण पर लगता है उससे पहले उच्चारित होता है, तो ऐसे पहले क्या है दोस्तों, आधा वर्ण है। मेरे मित्रों उपर्युक्त दिखाई दे रहा होगा, ऐसे पहले आधा वर्ण है। प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर ऐसे पहले आधा वर्ण है। पूर्वादेश वैसे पहले आधा वर्ण है। स्वल्प वैसे पहले आधा वर्ण है। पित्रादेश, पित्रादेश शब्द के मध्य में क्या है जी, त्रय, शब्द के मध्य में क्या है जी, त्रय। तो दोस्तों याद रहे, यदि आपको कहीं भी ऐसे पहले या वैसे पहले आधा वर्ण मिले या किसी भी शब्द के मध्य में आपको त्रय मिले, तो यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है जी, यण संधि। अब मैं आपको यण संधि करने का भी और विच्छेद करने का भी दोनों तरीके बताता हूं जी। आप परीक्षा में पहचान जाओगे भाई यहाँ पे यण संधि है, ये देखते, ये पहचान है यण संधि की। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पहचान की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो आपको संधि की पहचान बता रहा हूँ, संधि यानी मिला हुआ रूप, और यहाँ किसकी बता रहा हूँ जी, विच्छेद की। यानी आपको विच्छेद मिला है, अलग अलग मिला है, तो आप कैसे पहचानेंगे, देखिएगा। यह वैसे पहले आधा वर्ण, आधा वर्ण, या शब्द के मध्य में त्रय हो तो यण संधि होती है। ये मैंने आपको संधि की पहचान बताई है, मिले हुए रूप की पहचान बताई है। रूप क्या है जी, मिला हुआ है। अब मैं विच्छेद की बात कर रहा हूं मेरे मित्रों। ई ई प्लस में असमान स्वर, असमान स्वर, यानी ई के बाद में, चाहे यहाँ दीर्घ ई हो चाहे लघु ई हो, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि। कौन सी संधि होगी जी, यण संधि। और ये पहचान किसकी है, जब आपको परीक्षा में संधि ना करके दे करके विच्छेद दे, तो आप कैसे पहचानेंगे, ई के बाद में असमान स्वर अगर है तो कौन सी संधि होगी जी, यण संधि। संधि करते समय, संधि करते समय ई का परिवर्तन ये में हो जाता है। संधि करते समय ई का परिवर्तन ये में हो जाता है, इसमें जी ये में, और असमान स्वर जो है वो ये में जुड़ जाएगा। किसमें जोड़ देंगे जी, ये में। पुनः सुनो दोस्तों, ई का परिवर्तन तो ये में हो जाता है और असमान स्वर ये में जुड़ जाता है। दूसरा, ऊ के बाद अगर मान लीजिए आपको कोई भी असमान स्वर मिलता है, क्या मिलता है जी, असमान स्वर, तो ऊ का परिवर्तन किस में हो जाता है, वे में। किस में हो जाएगा जी, वे में। और असमान स्वर जो है ये किस में जुड़ जाएगा जी, आपका वे में जुड़ेगा। इसके बाद हम बात करूं मित्रों, ये री है, री के साथ में अगर असमान स्वर है तो री का परिवर्तन किस में हो जाएगा, रे में, और ये असमान स्वर किस में जुड़ जाएगा। पुनः सुने, ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो, यण संधि होगी, ई का परिवर्तन ये में। ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर हो, ऊ का परिवर्तन वे में, और असमान स्वर किस में जुड़ेगा, वे। री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो री का परिवर्तन रे में, और ये किस में जुड़ जाएगा, असमान स्वर जो रे में जुड़ जाएगा। एक नियम है जो संस्कृत में चलता है, हिंदी में उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदी में लिरी वाली संधि नहीं चलती है। क्या है ये भी सुन लीजिए पर, ये संस्कृत में चलता है, ये लिरी है प्लस में असमान स्वर, तो लिरी का परिवर्तन होता है ले में, किसमें हो जाएगा जी, ले में, और असमान स्वर किसमें जुड़ जाएगा, ले। लेकिन ये नियम किसमें चलता है, संस्कृत में, हिंदी में नहीं है ये।
मेरे मित्रों इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी यण संधि की पहचान है। चाहे परीक्षा में आपको संधि दे चाहे विच्छेद दे, विच्छेद दे तो ये पहचानना है और संधि दे तो ये पहचानना है। उदाहरण देखिएगा, अभी हम बात करते हैं विच्छेद के उदाहरण दे रहे हैं। स्त्री प्लस में उचित, स्त्री प्लस में उचित, ये विच्छेद है। अब आपको देखना है कि ई आ गया यहाँ पे, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है जी ई, और ई के बाद क्या है जी असमान स्वर, क्या गया जी उ। अभी हमने देखा है कि ई के बाद जब कोई भी असमान स्वर हो तो ई का तो यह बन जाता है, ई का क्या बन जाएगा जी यह। दोस्तों जब इस तरह में से ई निकाल लेंगे तो तरह क्या बचेगा आधा, और ई का क्या बनेगा, ध्यान से सुनना जी, ई का तरह तो क्या बचेगा यहाँ पे आधा। ये जो ई है इसका पढ़ने क्या बना है यह भी आधा बना है, लेकिन यह में जो असमान स्वर है वो जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है यू। बाकी शेष ऐसे के ऐसे, तो ये बन जाता है स्त्रुचित, स्त्रुचित, स्त्री प्लस में उचित। समझ में आया होगा मेरे मित्रों, पुनः सुन लीजिएगा। स्त्री जो है इसमें प्रथम शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या है जी ई, और इसके बाद में असमान स्वर है उ, यण संधि हो गई। ई के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो कौन संधि होगी जी यण संधि। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जब ई के सामने कोई असमान स्वर हो तो ई का परिवर्तन होता है किसमें जी य में। जब त्रय में से ई निकाल लिया तो त्रय क्या रहेगा आधा शेष रहेगा। ई का क्या बना दिया य, और य में असमान स्वर क्या जोड़ दिया उ, तो क्या बन गया ये स्त्रीच्युत। अब परीक्षा में मान लीजिए दोस्तों आपके सामने आ जाए स्त्रीच्युत में कौन सी संधि है, तो आप देखेंगे य से पहले आधा वर्ण, य से पहले आधा वर्ण। अभी विच्छेद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अभी बात कर रहे थे दोस्तों, अभी अपन ने लिखा था गुरुवादेश, गुरुवादेश, ये आपके पास में क्या है मिला हुआ रूप है, क्या है जी मिला हुआ रूप जो है। अब परीक्षा में आपसे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो वैसे पहले आधा वर्ण है यण संधि। भाई ऊपर लगे जो र होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, अर्थात आधे होते हैं, जिस वर्ण पर लगते हैं उससे पहले उच्चारित होते हैं। तो मेरे मित्रों ये जो है यण संधि है। विच्छेद कैसे करेंगे तो देखिएगा गुरु प्लस में आदेश। अब आप कहोगे सर आपने तो कर दिया गुरु प्लस में आदेश, लेकिन गुरु प्लस में आदेश हुआ कैसे, गुरु धन आदेश कैसे हुआ, अब इसकी चर्चा करेंगे। देखो जी यहां जो है उ है, क्या है जी प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण उसमें क्या है जी उ, और उ के सामने क्या है असमान स्वर, असमान स्वर, तो उ का तो क्या बन जाएगा व। जब उ का व बना दिया है तो व क्या बचेगा जी आधा, क्या बचेगा जी आधा। अब बात करते हैं मित्रों वैग जो है इसमें आ जुड़ जाएगा समान स्वर, तो ये बन गया गुरुवादेश। लेकिन एक तरीका जो है अभी मैं आपको देता हूं। अभी हम बात कर रहे थे अन्वेषण, क्या बात कर रहे थे जी अन्वेषण, अनु प्लस में एषण से। कैसे बनाया जी ये अनु प्लस में एषण, अन्वेषण जो बनाया है अनु प्लस में एषण, ध्यान रहेगा जी वैसे पहले आधा वर्ण, वैसे पहले आधा वर्ण। अभी बात करता हूं दोस्तों मात्राज्ञा, मात्राज्ञा शब्द के मध्य में क्या आ गया जी त्रय आ गया, क्या आ गया जी त्रय। त्रय का विच्छेद करने का तरीका बहुत सरल है। अभी तो सिर्फ मैं आपको पहचान बताई है, क्या बताइए जी पहचान। अब देता हूं दोस्तों विच्छेद करने के तरीके जो है कि हम विच्छेद कैसे करेंगे। विच्छेद करने के नियम, नियम नंबर 1, य से पहले आधा वर्ण हो, य से पहले आधा वर्ण हो तो आधे वर्ण पर
मूलतः ई की मात्रा लगा देते हैं और यह में जो भी स्वर है उसे निकाल करके यह को समाप्त कर देते हैं। देखिए मित्रों, यह से पहले आधा वर्ण, यह से पहले आधा वर्ण हो तो किससे पहले जी? यह से पहले आधा वर्ण हो तो यण संधि है, हम पढ़ चुके हैं जी, लेकिन विच्छेद करना सीख रहे हैं। हो तो आधे वर्ण पर मूलतः, किसकी जी? आधे वर्ण पर मूलतः ई की मात्रा लगा देते हैं। आधे वर्ण पर किसकी मात्रा लगाएंगे जी? ई की। ये वाली ई लगती है मूलतः लघु ई। अगर लघु ई से शब्द सही नहीं बन रहा है तो फिर कौन सी लगाते हैं जी? दीर्घ ई। 99% कौन सी लगती है? लघु ई। अगर लघु ई से शब्द सही नहीं बन रहा है तो फिर कौन सी लगाते हैं? दीर्घ ई। और यह में जो भी स्वर है उसे निकाल करके यह को समाप्त कर देते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अभी हमने लिखा है यहाँ पे जो है अध्यक्ष लिखा है। क्या लिखा है जी दोस्तों? अध्यक्ष। दिखाई दे रहा होगा सभी को। क्या है जी? ये अध्यक्ष। अभी हम बात करते हैं, यह से पहले आधा वर्ण है, हमारी पहचान काम में आ रही है, यण संधि है। यह से पहले आधा वर्ण है तो हमारी पहचान काम में आ रही है, कौन सी संधि है जी? यण संधि। विच्छेद करने का तरीका आपके सामने लिखा हुआ है। जब यह से पहले आधा वर्ण हो तो आधे वर्ण पर मूलतः ई की मात्रा लगाते हैं। ये वाली ई लगा दिया दोस्तों मैंने, ई की मात्रा। इसके बाद में क्या लिखा हुआ इसमें? यह में जो स्वर है उसे निकाल करके यह को समाप्त कर देते हैं। यह में स्वर क्या है जी? ए। निकाल लिया और यह को क्या कर दिया जी? समाप्त। तो विच्छेद क्या हुआ? अधि प्लस में अक्षर। दूसरा उदाहरण देखिएगा, यहां मैं बात करता हूं व्यवहार। व्यवहार दोस्तों, यह से पहले क्या है? आधा वर्ण। क्या है जी? आधा वर्ण। क्या करूंगा दोस्तों? आधे वर्ण पर मूलतः छोटी की मात्रा लगाता हूं और यह में जो स्वर है उसे निकालूंगा। क्या है इस स्वर में? ए। और ऐसे कैसे लिख दूंगा जी? यह को कर दूंगा समाप्त। बी प्लस में अवहार। बी प्लस में अवहार। दूसरा उदाहरण देख लिए मेरे मित्रों, ये न्यून है। क्या है जी? न्यून। यह से पहले आधा वर्ण है, यण संधि है। आधे वर्ण पर क्या करूंगा जी? ये से पहले छोटी की मात्रा मूलतः, और नी प्लस में क्या हो जाएगा जी? ये ऊन हो जाता है। अब आप ये कहोगे कि सर ये बताइए फिर बड़ी ई की मात्रा कहाँ आती है? तो देखिएगा, अभी एक शब्द मैंने लिखा था नार्योचित। नार्योचित, स्त्रोचित, इनमें क्या आएगी जी? बड़ी क्या आ जाती है? देखिएगा, यहां जो है यह से पहले आधा वर्ण है, यह से पहले आधा वर्ण है, कौन सी संधि होगी जी? यण संधि। विच्छेद करते समय आधे वर्ण पर छोटी की मात्रा लगाते हैं, ये वाला। लेकिन नारी ऐसे लिखा ही नहीं जाता है जी, तो इसमें क्या लगाएंगे जी? दीर्घ ई। क्या बन गया? ये नारी। यह में स्वर क्या है? ऊ। निकालो जी। तो बाकी ऐसे कैसे? यह को समाप्त कर दो जी, नारी प्लस में उचित। अभी दूसरा उदाहरण मैं यहां लिख देता हूं, स्त्रीपयोगी। दिख रहा है दोस्तों? यह से पहले क्या है? आधा वर्ण। आधे वर्ण में मूलतः छोटी की मात्रा लगाते हैं, लेकिन इससे शब्द बनता ही नहीं है, बड़ी लगानी पड़ेगी। स्त्री। यह में स्वर क्या है? ऊ। निकाल लेते हैं, यह को समाप्त कर देते हैं, शेष क्या रहता है जी? उपयोग। स्त्री प्लस में उपयोग। ऐसे ही मान लीजिए मैं बना सकता हूं यहाँ पे स्त्रीउचित। तो ये बन जाता है दोस्तों, यह से पहले आधा वर्ण स्त्री, यह में स्वर क्या है जी? ऊ। कैसे रहता हमारे पास में? उचित। स्त्री प्लस में उचित। तो ये विच्छेद का पहला नियम था कि हम संधि अगर विच्छेद दे रखा है तो उसको कैसे जोड़ेंगे। क्या मानिएगा, आपको संधि दे रखी तो विच्छेद कैसे करेंगे। दूसरा नियम देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों।
जैसे पहले आधा वर्ण, आधे वर्ण से मेरा तात्पर्य स्वर रहित, यानी उसमें स्वर नहीं होना चाहिए, हो तो विच्छेद करते समय आधे वर्ण पर उ, आधे वर्ण पर मूलतः उ की मात्रा लगाते हैं। और मित्रों अगर मान लीजिएगा उ की मात्रा से शब्द सही नहीं बन रहा है तो फिर दीर्घ उ लगा देंगे। ये लघु उ है, अगर लघु उ से पहले वाला शब्द सही नहीं बन रहा है तो दीर्घ उ की मात्रा लगा देंगे। और व में जो स्वर है उसे निकाल करके व को समाप्त कर देते हैं। व में जो स्वर है उसे निकाल करके व को समाप्त कर देते हैं। देखिए मित्रों, मैंने यहाँ पे लिखा है गुरुवाज्ञा। क्या लिखा है जी? गुरुवाज्ञा। सभी को दिखाई दे रहा होगा। हमारा नियम कह रहा है वैसे पहले आधा वर्ण हो तो विच्छेद करते समय आधे वर्ण पर मूलतः उ की मात्रा लगाते हैं। मूलतः कौन सा उ जी? लघु उ लगाते हैं। और व में जो स्वर है उसे निकाल करके व को समाप्त कर देते हैं। पहले तो पहचान देखिए जड़ संधि की। वैसे पहले आधा वर्ण, ये कंफर्म कर लीजिएगा जड़ संधि है। इसके बाद विच्छेद करते हैं। जब वैसे पहले आधा वर्ण हो तो आधे वर्ण पर मूलतः छोटे उ की मात्रा लगाते हैं। दोस्तों बाद में क्या करेंगे? व में जो स्वर है, क्या है व में स्वर? आ, उसको निकाल लेंगे और व को क्या कर देंगे जी? समाप्त कर देते हैं। क्या बन गया? गुरु प्लस में आज्ञा। क्या बना जी? ये गुरु प्लस में आज्ञा। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, गुरुवादेश। गुरुवादेश वैसे पहले आधा वर्ण, दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो वैसे पहले आधा वर्ण तो यण संधि होती है। विच्छेद करते समय आधे वर्ण पर छोटे उ की मात्रा, व में स्वर क्या है जी? आ। व को समाप्त कर देते हैं गुरु प्लस में आदेश। अभी बात करते थे स्वल्प, सु प्लस में अल्प। सु प्लस में अल्प कैसे जी? यहां बात कर रहा हूं वैसे पहले आधा वर्ण है, आधे वर्ण पर छोटे उ की मात्रा लगा देता हूं और व में स्वर क्या है जी? ए, निकाल दिया, शेष ऐसे कैसे लिख देता हूं। दूसरा उदाहरण देख लीजिएगा, अन्वीक्षा। अन्वीक्षा वैसे पहले आधा वर्ण है तो हम छोटे उ की मात्रा लगा देंगे। अनु, व में स्वर क्या है जी? ई प्लस में इच्छा। अनु प्लस में इच्छा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ऐसे ही बात करते हैं अन्वेषण। अन्वेषण तो अनु प्लस में एषण। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। वैसे पहले आधा वर्ण है, आधे वर्ण पर छोटे उ की मात्रा लगा दीजिएगा। यहाँ व में स्वर क्या है? ए, निकाल दीजिएगा और व को समाप्त कर दीजिएगा। पहचान आपके सामने आ रही है। इसमें भी वैसे पहले आधा वर्ण, इसमें भी आ रही है उ के बाद में असमान स्वर। तीसरा नियम देखिए मित्रों, नियम नंबर 3, शब्द के मध्य में त्रय हो तो, ये तो पहले जान चुके हैं। अगर किसी शब्द के मध्य में त्रय है तो कौन सी संधि होती है दोस्तों? यण संधि। लेकिन एक खास बात है, ये त्रय जो है स्वर रहित नहीं होना चाहिए। त्रय है स्वर रहित नहीं होना चाहिए जी, पूरा ही होना चाहिए। अगर स्वर रहित होगा तो उसमें यण संधि नहीं होगी। शब्द के मध्य में त्रय हो तो विच्छेद करते समय, विच्छेद करते समय क्या करेंगे दोस्तों? त्रय का परिवर्तन, त्रय का परिवर्तन त्रि में कर देते हैं। तय का परिवर्तन त्रि में कर देते हैं और त्रय में जो स्वर है
उसे निकाल करके त्रय को समाप्त कर देते हैं। सुनिए दोस्तों, शब्द के मध्य में त्रय हो तो क्या हो तो जी, त्रय हो तो विच्छेद करते समय त्रय का परिवर्तन, ये तो समझ गए। अगर शब्द के मध्य में त्रय है तो कौन सी संधि है, यण संधि है, कन्फर्म कर लीजिएगा। विच्छेद करते समय त्रय का परिवर्तन किसमें कर देंगे जी, त्रि में। किसमें कर देंगे जी, त्रि में। बहुत ही सरल है। और त्रय में जो स्वर है उसे निकाल करके त्रय को समाप्त कर देते हैं। त्रय में जो स्वर है उसको निकाल लेंगे, त्रय का परिवर्तन एक तो में कर दिया, त्रि में कर दिया, और एक जो स्वर उसको निकाल के अलग कर देंगे तो त्रय अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, अभी हम बात करते हैं मात्रा ज्ञा। दोस्तों, शब्द के मध्य में क्या गया यहाँ पे, त्रय। क्या गया जी, त्रय। तो नियम के मुताबिक त्रय को बदलेंगे किसमें, त्रि में। और त्रय में स्वर क्या है, आ, निकाल दो जी। क्या बन गया, मातृ प्लस में आ। ऐसे देखो जी, पितृपदेश, पितृपदेश दिखाई दे रहा होगा। त्रय में जो स्वर है, त्रय को किसमें बदला, त्रि में। त्रय में स्वर क्या है जी, उ। क्या बन गया है जी, ये उपदेश। पितृ प्लस में उपदेश। ऐसे देखिएगा जी, यहां मैं बात करता हूं आपसे दोस्तों मातृच्छा। मातृच्छा तो मातृ प्लस में इच्छा, मातृ प्लस में इच्छा। क्योंकि देखिएगा त्रय का परिवर्तन जो है किसमें किया मैंने, त्रि में। स्वर क्या है, ई। ऐसे कैसे निकाल देते हैं, क्या बन गया दोस्तों, ये मातृच्छा। अब देखिएगा, आप कहो सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि त्रय जो बनता है तय और रे से बनता है। त्रय जो बना है किससे बना है, तय और रे से। एक बार मैं इनको जोड़ के दिखाता हूं आपको कि इनको जोड़ते कैसे हैं। दोस्तों, री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो, री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो री का रे बन जाता है। क्या बन जाता है जी, रे। और असमान स्वर आपको पता है किसमें जुड़ेगा जी, रे में जुड़ जाएगा। तो देखो जी, माँ त्रि जो है इसमें से अपन ने री निकाल ले तो तय क्या बचा अपने मन में, आधा। क्या बचा जी, आधा। और ये त्रि जो है इसका मान लीजिए री जो है नीचे, इसका प्रतिनिधित्व इसमें क्या है जी, रे में। रे में ई जोड़ दिया छोटा वाला, ये बन गया जी मातृच्छा। क्या बना, मातृच्छा। लेकिन दोस्तों कभी भी तय क्या है यहाँ पे, आधा। क्यों है तय आधा, ध्यान होगा जी। रे में से री निकाल लिया तो क्या बचा जी, आधा। अब कभी भी आधा तय और रे को अलग नहीं लिखते हैं। जहां कहीं भी आधा तय और रे आ जाए उसको अलग नहीं लिखते हैं जी, इनको मिलाकर क्या बना देते हैं जी, त्रय बना देते हैं। इनको मिला के क्या बना देते हैं जी, त्रय। उन्हें सुन लीजिए एक बार जो है, जैसे अभी आपने यहां बात की मात्रा ज्ञा। अब आप लोगों से इसका विच्छेद आपने किया है मातृ प्लस में आज्ञा। लेकिन आपका संधि कैसे करते हो इसकी, ये देखिएगा। इसकी संधि कैसे हुई है, तो री जो है यहाँ पे, री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो री का परिवर्तन जो है रे में हो जाता है। जब तय में से री की मात्रा निकाल लेते हैं तो तय क्या बचता है जी, आधा बचता है, ये जी मातृ। यहाँ क्या निकाल लिया अपन ने, री। री के बाद में जब असमान स्वर आता है तो री का क्या बन जाता है जी, रे। असमान स्वर किसमें जाएगा जी, रे में। तो ये बन जाता है दोस्तों इस प्रकार से मात्रा ज्ञा। ये बन गया जोड़ने पर क्या बना, ये मात्रा ज्ञा। कैसे बना, उन्हें सुन लीजिएगा। री के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो री का परिवर्तन रे में हो जाता है और असमान स्वर रे में जुड़ जाता है। तो दोस्तों एक नियम कहता है हिंदी में कि त्रय का जो निर्माण होता है तय और रे से। आपको कहीं भी कभी भी आधा तय और रे मिले तो अलग नहीं लिखेंगे, उनको मिलाकर क्या बना देंगे जी, त्रय। ऐसे यहाँ क्या है जी, तय है, और क्या जी, रा है। तो जोड़ के क्या बना देंगे जी, माँ। तय का क्या बना देंगे जी हम जो है, त्रय। स्वर क्या है जी, रे में आ। कैसे बन गया जी, ये मात्रा। तो मित्रों ये थी अपनी जनसंधि। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।